हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और बोर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करके हम किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना इजीली निकाल सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। और क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी से किस लेवल का क्वेश्चन जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट में पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। तीनों सेम चीज़ है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम चीज़ है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बोर मॉडल के हिसाब से किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है, उस टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है En इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट पर एनर्जी का एक्सप्रेशन। ई एन मतलब nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक्सप्रेशन। जेड क्या है? जेड उस एटम का एटॉमिक नंबर है और एन का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पर रहता है। और बाकी यहाँ जा रहे जितने भी सारे टर्म्स हम देख रहे हैं, पाई, एम, ई, एच, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो अगर इन सभी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो एनर्जी का जो वैल्यू निकलता है, मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो पार्ट है, इसको अगर फर्स्ट ब्रैकेट में रखते हैं 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 21.76 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल में आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा ये जूल में आएगा, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब ये जूल को अगर हम काट दें तो हमारा जो इस टर्म का जो अगर ऐसे यूनिट पर सभी कांस्टेंट का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 21.76 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ये जो बाहरी हिस्सा है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये आएगा जूल में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो इस हिसाब से अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट, ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी इज इक्वल टू दिस, और हम लोग याद रख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू -21.76 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, और ई एन मतलब एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि सबसे यूजफुल जो तीनों रिलेशन में से सबसे जो यूजफुल पार्ट है वो है एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एनर्जी का जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू जूल में कितना होता है, ये फॉर्मूला को जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और डायरेक्टली क्या होता है जिसमें हम लोग ओनली कांस्टेंट रहता है, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को पहले याद रखना पड़ेगा, फिर हम आयनेशन एनर्जी को समझ पाएंगे। आयनेशन एनर्जी किसको कहा जाता है? आयनेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी एटम में जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालकर इन्फिनिटी में ले जाने के लिए जितना एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी को अप्लाई करना पड़ता है, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। इस इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के इन्फिनिटी में ले जाना। मान लेते हैं यहाँ भी एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नंबर कितना है, इन्फिनिटी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करते 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 एक समय हम इन्फिनिटी में चला जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के इन्फिनिटी में ले जाना, और ये काम करने के लिए जितना एनर्जी हमें बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा उसी एनर्जी को कहा जाएगा हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब H है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के H+ जनरेट करने में जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो अगर पूछा जाए हीलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, इसका मतलब है कि हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के इन्फिनिटी में ले जाना है, और इसके लिए जितना एनर्जी लगेगा उसी को कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम। अब He+ जब बन जाएगा तब इस ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के जब इन्फिनिटी में ले जाएंगे तब जितना अमाउंट एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीलियम का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है,
हीलियम का भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, इसीलिए इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑर्बिट को दिखाया गया है। हालांकि जितने एटम होते हैं, मतलब जैसे और भी एलिमेंट होते हैं, सबका बाहरी ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट होता नहीं है, ये तो आपको जरूर पता है। तो इसको कहा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कैसे निकालें? तो मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट का नंबर है n1, और ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नंबर है n2। अब एक इलेक्ट्रॉन को n1 ऑर्बिट से हम क्या करेंगे, n1 ऑर्बिट से उठाकर n2 ऑर्बिट में ले जाएंगे। अब होता क्या है, ऑर्बिट का नंबर जब बढ़ता है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो लोअर से जब हायर ऑर्बिटल में जाएंगे तो हायर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है। मतलब n1 से लेकर n2 तक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी कितना होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1। EN2 का मतलब होता है एनर्जी ऑफ n2 ऑर्बिट, EN1 मतलब एनर्जी ऑफ n1 ऑर्बिट। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं EN2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। ये n2 ऑर्बिट का एनर्जी है माइनस, ये वाला माइनस, और एनर्जी का एक्सप्रेशन में एक माइनस होता है, तो लिख सकते हैं इस ऑर्बिट का एनर्जी 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। तो ये डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को जब इस ऑर्बिट से निकाल के इस ऑर्बिट में ले जाएंगे तो कितना एनर्जी हमें बाहर से यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें ये एनर्जी बाहर से ऐड करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। तो एनर्जी का डिफरेंस ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो इसको पहले ले लेते हैं, और ये माइनस है तो इसको बाद में ले लेते हैं। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, ये हमारा कॉमन पार्ट है 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू ये पॉजिटिव होकर पहले चला गया तो 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस ये सेकंड में आएगा तो 1 बाई n2 स्क्वायर, और दोनों में जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया। तो बच्चों इसको भी याद रखना पड़ेगा कि किसी भी दो ऑर्बिट में एनर्जी का जो गैप होता है वो गैप का रिलेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब एक अच्छी बात क्या है, ये जो ब्रैकेट का जो पहला हिस्सा है, मतलब इसका दो हिस्सा, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सारी चीज़ हम देख रहे हैं 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इस सारे कांस्टेंट का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू ऑलवेज निकलता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सारे के सारे कांस्टेंट है। और हमारा यह रह गया 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब जिस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन तो जेड का वैल्यू 1 होगा, हीलियम तो जेड का वैल्यू 2 होगा, लिथियम तो जेड का वैल्यू 3 होगा, और n1 और n2 का वैल्यू पुट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन ऑर्बिट से कौन ऑर्बिट में जा रहा है, तो हमारा पता चल जाएगा कि दोनों ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, कितना एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो कितना एनर्जी बाहर से ऐड करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं, n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू 2 होगा, और जेड का वैल्यू कौन एटम बता रहा है उस एटम के हिसाब से बनेगा। अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो कितना एनर्जी क्या होगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये एनर्जी यहाँ से निकल के बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये एनर्जी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो यहाँ से एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी हमें क्या होता है, बाहर से ऐड करना पड़ता है। तो नीचे से बाहर ऊपर हो और ऊपर से नीचे हो, एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये बच्चों याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब क्या है कि अगर इससे पूछा जाए कि इस रिलेशन को अप्लाई करके आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन अभी अभी हमने बताया उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर है, n1 ऑर्बिट पे है, और इस इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल निकाला। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और कहाँ जाएगा, n2 में जाएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और क्या होगा, जंप करके एकदम इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो अब इस रिलेशन में आ जाते हैं बच्चों। इस रिलेशन के हिसाब से डेल्टा ई मतलब दोनों ऑर्बिट का एनर्जी का जो डिफरेंस है इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। n1 मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट पर है, और n2 मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन सा ऑर्बिट में गया। तो जब आयनाइजेशन पोटेंशियल का सवाल आएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n1 से जंप करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा, n2 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा ई मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटी स्क्वायर
इंटू जेड स्क्वायर। इन्फिनिटी 1 को इन्फिनिटी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को जो डिवाइड किया जाता है तो जीरो आता है। बच्चों ये तो आप लोगों को पता ही है। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, और इधर क्या बच गया n1 स्क्वायर। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो रिलेशन यहाँ दिख रहा है, इस रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। n1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में है, कौन ऑर्बिट से इन्फिनिटी में जा रहा है, n1 का वैल्यू का मतलब यही है। अब बच्चों एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, मतलब nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है, nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक्सप्रेशन हम इस वीडियो में पहले ही बताएं कि एनर्जी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाए तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जब एन ऑर्बिट में होता है, मान लेते हैं एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का वैल्यू होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर पूछा जाए कि उस जो ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालो और इन्फिनिटी में ले जाओ, मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी सेम निकल रहा है। यहाँ भी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एनर्जी का एक्सप्रेशन में माइनस है और आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं प्लस है। तो बच्चों जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो बस यही चीज याद रखना है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पर है, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन हम पहले बता चुके हैं, इसका वैल्यू होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज को याद रखना है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया हमारा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर पूछा जाए कि उस इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बस ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हो ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर पूछा जाए कि उस इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो बच्चों इस टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो किन किन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा ना। पहला इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ये होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। और हम लोग क्या रख सकते हैं कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी बन सकता है। अगर जूल में निकाले तो एनर्जी इज इक्वल टू बनेगा माइनस 21 इंटू 7.76 इंटू 10⁻⁻⁹ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ये जूल में बनेगा। तो ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, बस माइनस के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो बस इन चीज़ों को अगर आप ढंग से याद रख ले तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो सॉल्व करने में 1 मिनट से कम समय लगेगा। अभी वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल से किस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस में पूछा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द सेम फॉर हीलियम प्लस एंड लिथियम डबल प्लस। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताया गया है, इससे हीलियम प्लस और लिथियम डबल प्लस का वैल्यू निकालना है। क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हीलियम प्लस और लिथियम डबल प्लस बताया गया है। तो हमारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना वो है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये हमारा दोनों लेवल का एनर्जी का डिफरेंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में जाता है तो इसमें कितना एनर्जी लगेगा ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमें पता है। अब अगर इस फॉर्मूला से हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता है n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इस जगह पर हम लोग पुट करेंगे इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ स्क्वायर। तो ये सेकंड टर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा ई और ये डेल्टा ई जो है ये क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाएंगे और इन्फिनिटी में ले जाएंगे, तो 1/∞ स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड टर्म हमारा 0 आ जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 2 स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। ये हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल बन गया। अब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट जेड इज इक्वल टू 1 होगा
और N1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो Z और N1 का दोनों का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तब हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर। तो हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया है कि 13.6, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है इस टर्म का वैल्यू हमें बताया गया कितना, इसका वैल्यू हमें बताया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू बताया गया ये इसीलिए बताया गया कि इस टर्म का वैल्यू हम इजीली निकाल सकेंगे। अब अगर पूछा जाए कि हीलियम प्लस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे, तो हीलियम प्लस के लिए जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो बच्चों ये जो He प्लस है, He प्लस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन बनेगा ये एक्सप्रेशन सेम है, ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। अब हीलियम में क्या होगा, N का वैल्यू 1 होगा और Z का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू 2 और N1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये अगर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और Z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि Z का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू तो सेम रहेगा, इसका वैल्यू कितना है 13.6। तो 13.6 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 13.6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 इंटू 4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा हमारा हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और सेम चीज लिथियम डबल प्लस के लिए निकाल सकते हैं। लिथियम के लिए क्या होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे रहे, और लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 होता है, तो N इज इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू 3 इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो N का वैल्यू 1 मतलब ये 1 हो गया, और Z स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर तो ये 9 बन गया, और इसका वैल्यू यहाँ पर भी 13.6 रहेगा। तो लिथियम डबल प्लस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा वो होगा 13.6 इंटू 9, मतलब लिथियम डबल प्लस का इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा ये होगा 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस सोडियम एटम इज 495.5 किलोजूल पर मोल। द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट आयोनाइजेज ए सोडियम एटम इज। इसमें पूछा गया है कि सोडियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जब सोडियम एटम का जो 1 मोल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू बताया गया है 495.5 किलोजूल पर मोल, मतलब 1 मोल सोडियम एटम से, 1 मोल सोडियम एटम है हमारे पास, 1 मोल सोडियम एटम से जब Na प्लस बनाएंगे 1 मोल, तो Na से Na प्लस बनाने के लिए हमें 495.5 इतना किलोजूल एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। अब इससे पूछा गया है कि इस एनर्जी को अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बाहर से सोडियम एटम में सप्लाई करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो पहली बात, उस फ्रीक्वेंसी को जब हम निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इस तरह से निकाला जाता है कि हमें जो पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अगर डेल्टा ई हिसाब से लिखेंगे तो प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू बनता है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई का वैल्यू हमें बताया गया है 495.5, ये क्या है, किलो जूल पर है, और ये वैल्यू कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो एक एटम के लिए कितना बनेगा ना, 1 मोल के लिए वैल्यू इतना है, एक एटम के लिए कितना बनेगा ना, एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, Na एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पर एटम हो जाएगा, ठीक है। और H का वैल्यू ये किलो जूल पर है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल हो जाएगा, और H का वैल्यू जूल में हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻34। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हमारा हो जाएगा 495,500, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.62 इंटू 10⁻34। ये सब मीटर में पुट किया गया है, तो हमारा यहाँ जो सेकंड इनवर्स में आएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो क्वेश्चन ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल से है, जेईई मेंस में पूछा गया था, लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो क्वेश्चन देख के ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ये सोडियम से पूछा गया है, और हमें पता है कि बोर एटॉमिक मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बना हुआ है, और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, लेकिन उस फॉर्मूला से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ जस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, दोनों
लेवल का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। न्यू का डेल्टा ई का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, और ये पर मोल में है तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो पर एटम में बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में। ओके, अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड for the transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus is equal to the transition in hydrogen atom to which orbit to which orbit। मतलब बताया गया है कि हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन n is equal to 4 से n is equal to 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसके लिए जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट वहां से निकलेगा, एमिटेड होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट होने के लिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को कौन ऑर्बिट से कौन ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हमें पता है एच न्यू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू नी। यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालने कहा गया है, तो लेकिन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू मतलब डेल्टा ई फ्रीक्वेंसी, मतलब हम डेल्टा न्यू के बदले डेल्टा ई को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है ना, होता है 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपन एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। जब हीलियम के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, और n1 n2 का वैल्यू 4 है, n1 का वैल्यू 2 है। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, और जेड इज इक्वल टू 2 है तो यह बनेगा 2 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ का बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और ऊपर बनेगा 16 माइनस 4, और यहाँ बनेगा 4। इस 4 से 2 स्क्वायर कट जाएगा, 16 माइनस 4 मतलब कितना बनेगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली देख रहे हैं ये हमारा रिलेशन बन गया 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 16 माइनस 4 मतलब कितना 12, और नीचे 16, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 4, तो 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 3/4। यह हमारा हीलियम के लिए निकल गया। अब इसी फॉर्मूला को यूज करना है हाइड्रोजन के लिए। तो जब हम हाइड्रोजन में यूज करेंगे तो हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये जेड पहले ही वैनिश हो जाएगा। तो n1 और n2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे कि यहां से हमारा 3/4 आएगा, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाई एच स्क्वायर ये तो सेम रहेगा। जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे तो डेल्टा ई का वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला में इस टर्म का वैल्यू तो इक्वल रहेगा दोनों में, और हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू 1 होता है, तो बचा है सिर्फ 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो n1 और n2 का वैल्यू इस तरह से चूज करना है कि जिससे 3/4 निकलेगा। तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि 3/4 का निकलेगा जब n1 इज इक्वल टू 1 होगा और n2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये 1 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर, तो नीचे बनेगा कितना 4 और ऊपर बनेगा 3। तो n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन के लिए होगा। मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर n यहाँ 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम में, और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा, तो 2 से 1 में ट्रांजिशन होने जब होगा तो उसमें क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट होगा जो हीलियम में 4 से 2 के लिए हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट में कौन सा एनर्जी होता है ये पूछा गया है। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है बच्चों हम लोगों ने याद किया कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन में पूछा गया है तो जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब एन का वैल्यू हमें पुट करना है और देखना है कौन सा वैल्यू यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। तो एन का वैल्यू अगर 1 करेंगे तो ये आएगा 13.6, लेकिन यहाँ पूछा गया है एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इससे ऊपर जंप कर रहा है, मतलब एन का वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर एन का वैल्यू 2 होता है तो हमारा ये बनेगा 13.6 बाई 2 स्क्वायर, और जेड का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, तो 13.6 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम साफ देख रहे हैं कि माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 4 5 कुछ भी पुट करेंगे तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ से मैच नहीं करेगा। मतलब साफ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जुड़ा हुआ है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के बाहर फेंकना है, मतलब उसका आयनाइजेशन घटाना है, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। इसको इनडायरेक्टली बताया गया है कि द बाइंडिंग एनर्जी मतलब द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ इज कितना।
ये हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन से इसका आंसर इक्वल निकलेगा। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू हम लोगों ने देखा कि इसका जो रिलेशन बनता है वो तो 2π² m e⁴ अपॉन h² इंटू z² अपॉन n²। ये हमारा फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू दिस। अब हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू बताया गया, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1, मतलब ये टर्म हमारा वैनिश हो गया, तो सिर्फ बचा 2π² m e⁴/h², इसका वैल्यू बताया गया है। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिथियम 2+ के लिए निकालेंगे तो लिथियम 2+ के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और लिथियम के लिए z इज इक्वल टू 3 होता, तो यहाँ z और n का वैल्यू पुट करेंगे और इसका वैल्यू हमें बताया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनडायरेक्टली। तो 13.6 इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 13.6, और z का वैल्यू होगा 3², n का वैल्यू होगा 1², तो हम लोग देख रहे हैं 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा लिथियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी। कितना इजी क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 19.6 इंटू 10⁻18 जूल, ये जूल में बताया गया। तो हम पहले लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा ई IP इज इक्वल टू 2π² m e⁴ अपॉन h² इंटू z² अपॉन n²। ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, और यही इसी का वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि इसका वैल्यू आता है 13.6 इंटू z² अपॉन n²। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो IP इज इक्वल टू ये वैल्यू ये हमारा फॉर्मूला है। अब हीलियम प्लस के लिए बताया गया है, तो हीलियम प्लस में क्या होता है, z का वैल्यू 2 होगा हीलियम के लिए, और n का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि z का वैल्यू 2 मतलब कितना आएगा 4 आएगा, और n का वैल्यू 1 है मतलब ये 1 ही रह जाएगा। तो 4 इंटू दिस, तो हमें मिलेगा 4 इंटू 2π² m e⁴ अपॉन h², इसका वैल्यू हमें बताया गया है 19.6 इंटू 10⁻18 जूल, इसका वैल्यू हमें बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, जूल में बताया गया। अब पूछा गया है कि द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट फॉर लिथियम 2+, पूछा गया कि लिथियम 2+ का जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है। स्टेशनरी ऑर्बिट, ये तो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल में ही बताया गया है कि ऑर्बिट को स्टेशनरी कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट फॉर लिथियम 2+। अब लिथियम 2+ में क्या होता है, z इज इक्वल टू 3 होता है, n इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ हालांकि n इज इक्वल टू 1 बताया गया है। तो इसमें सिर्फ पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालो। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन बनता है 2π² m e⁴ अपॉन h² इंटू z² अपॉन n²। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 इंटू 2π² m e⁴ बाई h², इसका वैल्यू हमें बताया गया है। अब इसका वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, z इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 जब पुट करेंगे ये वैनिश हो जाएगा और z² इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारा बन रहा है 2π² m e⁴ अपॉन h² इंटू 9, और हमें इसका वैल्यू पता है। तो 2π² m e⁴ h² इज इक्वल टू 19.6 इंटू 10⁻18 अपॉन 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π² m e⁴ अपॉन h², इसके बदले लिख सकते हैं 19.6 इंटू 10⁻18 अपॉन 4, क्योंकि 4 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस है। तो ओनली 2π² m e⁴ h² इज इक्वल टू क्या आएगा 19.6 इंटू 10⁻18 अपॉन 4। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 19.6 इंटू 10⁻18 अपॉन 4 इंटू 9, मतलब हमारा क्या आएगा 19.6 इंटू 10⁻18 इंटू 9/4। मतलब इस वैल्यू को, क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें बताया गया है 19.6 इंटू 10⁻18, इस वैल्यू को अगर हम 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर समझने में क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके बार बार चीज़ों को देखो। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन लिथियम 2+ फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड और बोर ऑर्बिट। ये तो सबसे इजी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू 2π² m e⁴ अपॉन h² इंटू 1/n1² माइनस इंटू 1/n2² इंटू z²। अब इसका वैल्यू कितना आता है, इस टर्म का वैल्यू ऑलवेज आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n1 और n2 वैल्यू बताया गया है फर्स्ट से कहाँ जाएगा, थर्ड में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/n1², 1/3², और लिथियम 2+ के लिए z² इज इक्वल टू 3², मतलब ये हमारा कितना बनेगा 13.6 इंटू, इससे हमारा ऊपर में बनेगा 8, नीचे बनेगा 9, और यहाँ भी आएगा 9, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो 9, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, नीचे बनेगा 9 और z² इज इक्वल टू 9, 9 9 कट गया, मतलब 13.6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लिथियम 2+ में किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाएंगे तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा,
मतलब 13.6 इंटू 8 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फॉर लिथियम 2+ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और थोड़ा स्पीड में बोलने पड़ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके बार बार चीज़ों को देखो। ये सारे जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट।